हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने मॉल चैप्टर स्टार्ट किया था और मॉल का लेक्चर वन भी डिस्कस किया था। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मॉल का लेक्चर वन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी जो भी कोई समस्या हो, जो भी कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही हम जल्दी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं जिसमें मैं आप जो भी जुड़ना चाहता है उसको जोड़ लेंगे। तो लेक्चर के रिलेटेड या कोई भी डाउट रहता है तो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर वन में मॉल कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले बात करी थी मैटर के बारे में। मैटर के बारे में बात करी थी, है ना। और फिर हमने देखा था, सबसे पहले हमने बात करी थी मैटर क्या होता है। और मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात करी थी कि स्टेट के बेसिस पे मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है। और फिर हमने बात करी थी कि कंपोजिशन के बेसिस पे जो मिक्सचर है हमारे पास में दो प्रकार का है। मिक्सचर बन सकता है और प्योर सब्सटेंस बन सकता है। मैटर के बारे में बात करें, कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर दो प्रकार का, मिक्सचर और प्योर। फिर हमने बात करी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस की। फिर हमने बात करी प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट की और कंपाउंड की। ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया था। अब देखो आगे चलें। तो आगे चलते हुए फिर हमने बात करी थी मॉल के बारे में कि होमोजीनियस, ये तो सब हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने बात करी थी कि मॉल क्या होता है। मॉल को हमने डजन रेफरेंस लेके समझने की कोशिश की थी। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये मॉल का कॉन्सेप्ट जो है, मॉल क्या होता है, बेसिकली मॉल नंबर ही है। जैसे एक डजन में 12 नंबर होते हैं वैसे ही नंबर है। इन सब के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने बात करी थी इस पे कुछ क्वेश्चंस की। और लास्ट में हमने इसका फॉर्मूला भी जनरेट किया था। जैसे ये लास्ट में इसका फॉर्मूला जनरेट किया था, हमें अगर कोई भी नंबर गिवन है तो उस नंबर से मोल कैसे कैलकुलेट करें, ये सब हमने बातें करी थी। तो आगे चलते हैं। फिर हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलें। तो आगे है हमारे पास में मॉल का लेक्चर टू, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटा, जो भी मॉल के बारे में हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और उन क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से मॉल का यूज़ हम कर सकते हैं। और आप सबको पता ही है, जो भी ये हमारी लेक्चर सीरीज है वो रूबीडियम यूट्यूब चैनल पे आएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी इसका फ़ायदा उठाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको हम रिजोल्व करेंगे, उसको हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। देखो बेटा, ये कंटेंट बहुत ही प्यारा है। अगर आप ईमानदारी से कंटिन्यूसली जुड़े रहोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, मॉल मुझे आने लग गया है। तो देरी ना करते हुए आज का जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो, हाँ, सेकंड लेक्चर में हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि हमारे पास में एक सैंपल है। हमारे पास में क्या है, एक सैंपल है अमोनिया का। और उस सैंपल का मोल कितना है, 2 मोल है। तो हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है। हमें नंबर बताने हैं किसके, सॉरी, हमें नंबर बताने हैं किसके, अमोनिया के। अमोनिया के नंबर बताने हैं। और हमें नंबर बताने हैं एटम्स के, और हमें नंबर बताने हैं हाइड्रोजन एटम्स के। तो एक एक करके हम बात करने वाले हैं। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों तरीके समझ में आ जाएंगे। और दोनों में हम रटने वाले कुछ नहीं है। हमें पता है कि मोल का फॉर्मूला हमने जनरेट किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोल के फॉर्मूले से, कि यदि हमें मोल दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट हम करने वाले हैं। तो देखो, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही, और हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन कौन हो सकते हैं, है ना। या ऐसे समझ लो कि जैसे लास्ट एग्जाम्पल में ये हमने यहाँ डिस्कस किया था। देखो, अब यहाँ पर हमने स्पीसीज के बारे में बात करी थी। तो स्पीसीज के बारे में मैंने डिफाइन किया था कौन कौन हो सकती है, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, ईटीसी। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमें मॉलिक्यूल ही तो दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल ही दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉल की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो।
सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, पहले वाले का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले का। तो मोल फॉर्मूला लगाया, मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। अब देखो हमें ये मोल किसके दिए हुए हैं, अमोनिया के मोल दिए हुए हैं, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमारे पास किसके आएंगे, अमोनिया के आएंगे। सीधी सिंपल सी बात है। जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि यदि मुझे 60 एप्पल दी हुई है और उसका डजन कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास में डजन एप्पल के ही आएंगे, मैंगो के तो आने से रहे, क्योंकि हमने नंबर जो कैलकुलेशन में यूज ही एप्पल किया है, तो डजन भी किसके आएंगे, एप्पल के ही आएंगे। हम जिसके बारे में बात करेंगे उसी के डजन आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम जिसके बारे में बात करेंगे उसी के मोल आएंगे। यदि हमें पार्टिकल अमोनिया के दिए हुए हैं तो मोल भी अमोनिया के आएंगे, और यदि हमें मोल अमोनिया के दिए हुए हैं तो पार्टिकल किसके आएंगे, अमोनिया के आएंगे बेसिकली। तो यहाँ देखो हमें मोल दिए हुए हैं अमोनिया के, तो 2 मोल दिए हुए हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ N/Na, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ ध्यान देना, N = क्या हो जाएगा, 2Na। तो बेसिकली 2 मोल अमोनिया में, 2 मोल अमोनिया में अमोनिया मोलिक्यूल्स की जो नंबर है, अमोनिया मोलिक्यूल्स के जो नंबर है वो कितने हैं, 2Na है। 2 मोल अमोनिया में अमोनिया मॉलिक्यूल्स के जो नंबर है वो कितने हैं, 2Na है। फिर से ध्यान से देना बेटा, देखो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके दिए हुए होंगे मोल उसी के आएंगे, और जिसके मोल दिए हुए होंगे उसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो हमें मोल अमोनिया के दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी किसके आएंगे, अमोनिया के आएंगे, सिंपल सी बात है। ये तो हमारा वो मेथड है जिसको हमने फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व किया है, या ऐसे समझ लो हमने फॉर्मूला यूज किया है। अब देखो अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ देखना, हमें पता है, हम जानते हैं कि यदि 1 मोल मेरे पास में अमोनिया है, 1 मोल NH3 मेरे पास में है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 1 मोल कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है, NaNH3 को, NaNH3 को रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना, NaNH3 को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे को बेसिकली दिए हुए कितने मोल है, यहाँ देखो 2 मोल दिए हुए हैं, तो इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 मोल NH3 किसके बराबर हो जाएंगे, 2 मोल NH3 किसके बराबर हो जाएंगे, 2 NaNH3 के, 2 NaNH3 के। तो देखो यहाँ हमने फॉर्मूला लगा करके अमोनिया के मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, और वहाँ हमने बेसिक कैलकुलेशन जो हमारा यूनिटरी मेथड है उसकी हेल्प से, बेसिक मैथमेटिक्स की हेल्प से हमने अमोनिया के मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लिए। फॉर्मूले से हमने निकाला कि अमोनिया के मॉलिक्यूल है 2Na, और हमने लिखा वहाँ कि हम जानते हैं 1 मोल बराबर होता है Na, तो 1 मोल अमोनिया बराबर कितना अमोनिया हो जाएगा, Na अमोनिया हो जाएगा, NaNH3 हो जाएगा। तो बेसिकली 2 मोल हमें दिया हुआ है, तो 2 मोल का निकालना है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मोल NH3 किसके बराबर होगा, 2 NaNH3 के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था NH3 मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी, तो वो कितनी होगी, 2Na होगी। ये इसका फर्स्ट मेथड है, और ये इसका दूसरा मेथड है। अब बात करें हम दूसरे वाले की, देखो नंबर ऑफ एटम्स हमें बताने हैं। तो देखो बेटा, यदि मैं एक NH3 की बात करूं, एक NH3 की बात करूं, तो इसमें का पोस्टमार्टम करने पर हमें पता चलेगा कि इसमें एक तो नाइट्रोजन है, एक तो नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। इसका पोस्टमार्टम यदि हम करते हैं तो इससे पता चलता है हमें कि इसमें एक तो नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो एक अमोनिया में बेसिकली कितने एटम है, 1 और 3 4 एटम है। कितने एटम है, 4 एटम है। तो देखो वो यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे कि एक अमोनिया में 4 एटम है, एक NH3 मेरे पास में यदि है तो कितने एटम है, 4 एटम है। तो 1 मोल, दोनों तरफ मैंने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो, यदि 1 मोल NH3 मेरे पास में हो जाएगा तो ये कितने मोल हो जाएंगे, 4 मोल एटम हो जाएंगे, हाँ या ना, ये लो, कितने मोल एटम हो जाएंगे, 4 मोल एटम हो जाएंगे। एक NH3 में 4 एटम थे, तो 1 मोल में, मोल से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी मोल लग गया, यहाँ भी मोल लग गया, सिंपल सी बात है। जो बेसिक मैथमेटिक्स करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो 1 मोल NH3 में 4 एटम है, तो बेसिकली हमें NH3 दिया हुआ कितना है, 2 मोल दिया हुआ है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, यदि मेरे पास में 2 मोल NH3 है तो उसमें एटम हो जाएंगे 2 × 4 मोल एटम। कितने मोल एटम हो जाएंगे, 8 मोल एटम हो जाएंगे। यदि 1 मोल में 4 एटम है तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। और 4 मोल, ये 8 मोल जो आ गए, इसको हम लिख सकते हैं 8 मोल एटम। और 1 मोल में कितना होता है, Na, तो 8 मोल में कितने हो जाएंगे, 8 Na एटम। कितना एटम हो जाएगा बेटा, 8 Na एटम। 1 मोल में Na एटम, तो 1 में Na, तो 8 में कितने, 8 Na। और एटम की हम बात कर रहे हैं तो एटम हम लिख देंगे यहाँ पर। समझ में आई बात, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से करें,
इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो देखो बेटा ऐसे लिख सकते हैं इसको, आगे चलते हैं। इसी को यदि हम दूसरे तरीके से करें, एक NH3 मेरे पास में है तो उसमें कितने एटम है, 4 एटम है, हाँ या ना। तो यदि NaNH3 मेरे पास में हो जाएंगे, NaNH3 मेरे पास में हो जाएंगे तो दोनों तरफ मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितने एटम आ जाएंगे, 4 Na एटम। कितने एटम आ गए, 4 Na एटम। एक NH3 में 4 एटम है तो Na में कितने हो जाएंगे, 4 Na एटम। दोनों तरफ मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेसिकली देखो पीछे वाले क्वेश्चन में, यहाँ देखो अपने को कितने एटम है अमोनिया के, बेसिकली एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है कितने, ये देखो 2 Na मॉलिक्यूल्स हमारे पास में अमोनिया के है, यहाँ से भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि यदि एक Na मेरे पास में NH3 है तो 4 Na एटम है, तो 2 NaNH3 हो गए, 2 NaNH3 2 NaNH3 यदि मेरे पास में हो गए तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 Na एटम, तो इसको लिख सकते हैं 8 Na एटम। समझ में आई बात। अब पीछे देखो, पीछे हमने बात करी है, पीछे तो कितना आया था, 8 Na एटम आया। तो चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे मोल की टर्म्स में कैलकुलेशन कर लो, चाहे पार्टिकल्स की टर्म्स में कैलकुलेशन कर लो, आंसर दोनों में सेम ही आना है। आंसर दोनों में क्या आना है, सेम ही आना है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, ये देखो तीसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसको सोल्व करें तो देखो यहाँ हम बात करते हैं, यदि एक NH3 मेरे पास में है तो अभी हमने पोस्टमार्टम किया था, इसमें एक NH3 में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन एटम है। एक NH3 में कितने हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम हमारे पास में है। समझ में आई बात। तो एक NH3 में 3 हाइड्रोजन एटम है तो एक मोल NH3 में कितने होंगे, एक मोल NH3 में हो जाएंगे 3 मोल हाइड्रोजन एटम। दोनों तरफ मैंने क्या किया, मोल से गुणा कर दिया, मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, मोल से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी मोल लग गया और यहाँ भी मोल लग गया। और बेसिकली हमें अमोनिया के कितने मोल दिए हुए हैं, 2 मोल दिए हुए हैं। तो 2 मोल यदि NH3 मेरे पास में है, 2 मोल NH3 है तो ये कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3 मोल, 2 इंटू 3 मोल हाइड्रोजन एटम। और ये कितना हो गया, 6 मोल हाइड्रोजन एटम। और एक मोल कितने के बराबर है, Na के बराबर। तो 6 मोल कितने के बराबर, 6 Na के बराबर। तो ये हो गया 6 Na हाइड्रोजन एटम, 6 Na हाइड्रोजन एटम। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें, इसी को यदि हम दूसरे तरीके से करें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक NH3 यदि मेरे पास में है तो उसमें 3 हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है, हाँ या ना। तो यदि यहाँ हमने मोल के बारे में बात करी, तो यदि NaNH3 मेरे पास में हो गए, NaNH3 तो कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, 3 Na। मैंने दोनों तरफ Na से गुणा कर दिया, कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, 3 Na। और बेसिकली अमोनिया है हमारे पास में कितना क्वेश्चन में, 2 Na। तो 2 Na से 2 से फिर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 3 Na और हाइड्रोजन एटम, हाँ या ना। तो ये बेसिकली कितना आ गया, 6 Na हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो और 6 Na हाइड्रोजन एटम ही हमारे पास में आंसर है। देखो कितना हाइड्रोजन एटम आया, 6 Na हाइड्रोजन एटम हमारे पास में ये आया है। समझ में आई बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अगर मोल की टर्म्स में कैलकुलेशन करना चाहें तो मोल की टर्म्स में भी कर सकते हैं, हम पार्टिकल्स की टर्म्स में कैलकुलेशन करना चाहें तो पार्टिकल्स की टर्म्स में भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलें, तो आगे एक क्वेश्चन एक और है हमारे पास में, ये रहा। पहले वाले क्वेश्चन में हमें 2 मोल अमोनिया दिया हुआ था, ठीक है। अब इसमें हमें 2.5 मोल 2.5 मोल C6H12 O6 सैंपल दिया हुआ है और इसका नाम है बेटा ग्लूकोज। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। तो हमें 2.5 मोल ग्लूकोज सैंपल दिया हुआ है। तो वही सारा तरीका हमने जो पिछले क्वेश्चन में लगाया है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ हमसे पूछा हुआ क्या है, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जैसा उसमें पूछा हुआ था अमोनिया मॉलिक्यूल, वैसे यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूछा हुआ है। जैसे वहाँ पूछा हुआ था नंबर ऑफ एटम, वैसे यहाँ पूछा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स। फिर वहाँ पूछा हुआ था हाइड्रोजन एटम, ऐसे ही यहाँ पूछा हुआ है कार्बन एटम।
तो जैसे सेम जैसे सॉल्यूशन हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, सेम वैसे ही सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। समझ में आई बात? तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तरीका तो वही है हमारा, मोल, इसके मॉलिक्यूल्स में या मोल दिए हुए हैं तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए यदि हमें ग्लूकोज के मोल दिए हुए हैं और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकालने हैं तो हम सबसे पहले तो फॉर्मूला वाला तरीका ही लगा लेते हैं। और फॉर्मूला है हमारा n इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए। जिसके मोल दिए हुए होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी उसी के आएंगे। यदि मोल हमें ग्लूकोज के दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी किसके आएंगे? ग्लूकोज के ही आएंगे। समझ में क्या आई बात? तो यहाँ हमें मोल ग्लूकोज के दिए हुए हैं 2.5 मोल, इसको लिख सकते हैं हम n अपॉन एन ए। तो यहाँ से हमारे पास में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ गए 2.5 एन ए। कितने आ गए? 2.5 एन ए। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गए हमारे पास में 2.5 एन ए। अब देखो इसी को यदि हम दूसरे तरीके से करें, अब हम सॉरी इसी को यदि हम दूसरे तरीके से करें, है ना, तो ये तो आ गए हमारे पास में मोल। अब देखो हम जानते हैं यदि एक मोल मेरे पास में C6H12 है, O6 है, C6H12 है, O6 यदि मेरे पास में है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? एक मोल में कितने होंगे? Na C6H12 है, O6। और बेसिकली मुझे कितने मोल दिए हुए हैं? 2.5 मोल दिए हुए हैं ये। तो 2.5 मोल में कितने हो जाएंगे? तो हम लिख सकते हैं 2.5 मोल यदि ग्लूकोज मेरे पास में है C6H12 है, O6, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 Na ग्लूकोज। तो यही तो आया है अभी देखो 2.5 Na। तो हमें फॉर्मूले के तरीके से भी कर सकते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स की सहायता से भी हम यूज कर सकते हैं, उस नंबर को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे की बात करें हम, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, यदि एक C6H12 मेरे पास में है, C6H12 O6 मेरे पास में है, तो यदि मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ, इसका पोस्टमार्टम करता हूँ तो इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, 12 हाइड्रोजन है और क्या है? 6 ऑक्सीजन है। तो टोटल एटम कितने हो गए? 6 और 12 18 और 6 24। तो हमारे पास में आ गए 24 एटम। एक ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 24 एटम है। तो हमें नंबर ऑफ एटम बताने हैं, तो आगे चलते हैं। देखो नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं तो देखो एक C6H12 O6 यदि मेरे पास में है तो उसमें एटम है 24। तो यदि ये एक मोल मेरे पास में हो गया, एक मोल ये हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे? 24 मोल एटम। और बेसिकली हमें कितना एटम, कितना मोल दिया हुआ है? 2.5 मोल दिया हुआ है। तो ये 2.5 मोल हो गया, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 24 मोल एटम। ठीक है, ये 2.5 इंटू 24 मोल एटम हो जाएगा। तो यहाँ देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 24 तो 60 मोल, 60 मोल एटम। और 60 मोल एटम को हम लिख सकते हैं 60 Na एटम, 60 Na एटम। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका हमारे पास में ये है कि हम इसको ऐसे लिख दें सीधा, एक C6H12 O6 यदि मेरे पास में है तो इसमें 24 एटम है। और बेसिकली C6H12 O6 मेरे पास में है कितने? 2.5 Na। तो मैंने 2.5 Na से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये कितना आ गया? 2.5 इंटू 24 Na एटम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60 Na एटम। तो बेसिकली 2.5 मोल ग्लूकोज में हमारे पास में कितने एटम है? 60 Na एटम है। समझ में आई है कहानी? जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था बेटा वैसे ही किया है। ठीक है, आगे चलें। देखो अब तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि एक C6H12 O6 मेरे पास में है तो इसमें कार्बन कितने हैं? देखो 6, इसमें कार्बन एटम है 6। तो यदि ये एक मोल हो गया, एक मोल ये हो गया, तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 6 मोल कार्बन। कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 मोल कार्बन हो जाएंगे। और ये बेसिकली है कितना हमारे पास में? ये है 2.5 मोल। तो 2.5 मोल से कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 6 मोल कार्बन। और इसको लिख सकते हैं हम 15 मोल कार्बन। कितना मोल कार्बन? 15। और 15 मोल कितने के बराबर?
15 Na कार्बन के बराबर। तो ये आ गए हमारे पास में कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन एटम्स की नंबर। अब इसी को दूसरे तरीके से करें तो ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक C6H12O6 यदि मेरे पास में है तो इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 6 कार्बन है। और C6H12O6 बेसिकली है कितने मेरे पास में, ये देखो 2.5 Na। कितने हैं, 2.5 Na। तो ये 2.5 Na यदि ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2.5 Na कार्बन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 Na कार्बन एटम। तो इस प्रकार से बेटा हम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। मोल गिवन है तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मोल निकाल सकते हैं, अगर मोल गिवन है तो मॉलिक्यूल के साथ में एटम भी निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एटम के नंबर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, एक क्वेश्चन और है। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, पहले क्वेश्चन में 2 मोल अमोनिया दिया हुआ था, दूसरे क्वेश्चन में 2.5 मोल ग्लूकोज दिया हुआ था, तीसरे क्वेश्चन में 1.5 मोल 1.5 मोल क्या दिया हुआ है, यूरिया दिया हुआ है। वही सेम चीजें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आप लोग कर लोगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसको। तो फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, इसमें फटाफट करेंगे हम इसको। देखो पहला करें हम वही फॉर्मूले वाला मेथड, n इज टू n अपॉन Na से, जिसके मोल दिए हुए हैं नंबर भी उसी के आएंगे। तो हमें मोल दिए हुए हैं यूरिया के, तो नंबर भी किसके आएंगे, यूरिया के आएंगे। ये लो, तो n इज टू आ गया 1.5 1. 1.5 Na यूरिया, किसके नंबर आए हैं, ये यूरिया के नंबर आए हैं। ऐसे ही यदि हम दूसरे तरीके से करें कि हमें पता है 1 मोल यदि यूरिया मेरे पास में है, यूरिया मेरे पास में है, तो वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, Na यूरिया को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या ना। हमने बेसिक डेफिनेशन यूज की है कि 1 मोल में कितना होता है, Na होता है। तो 1 मोल यदि यूरिया यूज कर रहा हूँ तो वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, Na को करेगा। बेसिकली हमें कितने मोल दिए हुए हैं, तो 1.5 मोल यूरिया यदि मेरे पास में हो जाता है तो वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 1.5 Na को। मैंने दोनों तरफ क्या किया, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया बस दोनों तरफ। समझ में आई बात। तो ये इसका दूसरा तरीका है, समझ गए, ठीक है। ऐसे ही यदि हम दूसरा करें नंबर ऑफ एटम्स, तो यदि एक यूरिया है और यूरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है NH2CO NH2, तो इसका पोस्टमार्टम करें हम, तो पोस्टमार्टम करने पे पता चलेगा। देखो इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, 1 और 2, 2 नाइट्रोजन है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन है 1 और इसमें 1 है ऑक्सीजन। समझ में आई कहानी। एक यूरिया मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसमें एक में कितने एटम हो गए, 2 और 4 6 7 और 8। तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल में, एक यूरिया में 8 एटम है। एक यूरिया में कितने एटम है, 8 एटम है। तो यही कर देता हूं मैं, एक यूरिया में 8 एटम है। तो एक यूरिया में है हमारे पास में 8 एटम। तो 1 मोल यूरिया में कितना हो जाएगा, 1 मोल यूरिया में 8 मोल एटम हो जाएंगे। और बेसिकली हमारे पास में मोल है कितना, 1.5 मोल यूरिया। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 8 मोल यूरिया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 120, तो 12 मोल यूरिया। कितना मोल यूरिया, 12 मोल यूरिया। और 12 मोल को क्या लिख सकते हैं, 12 Na यूरिया। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, 15 इंटू 120, हाँ 12, ठीक है। तो बेसिकली 1.5 मोल अगर यूरिया हमारे पास में है तो कितने एटम होंगे उसके पास में, 12 Na एटम, 12 Na टोटल एटम होंगे।
आगे चलें, इसी को दूसरे तरीके से करें। तो यदि एक यूरिया मेरे पास में है तो उसमें कितना है, 8 एटम। तो यदि Na यूरिया मेरे पास में है तो उसमें कितना हो जाएगा, 8 Na। और बेसिकली मेरे पास में है कितना, 1.5 Na। तो मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1.5 इंटू 8 Na, तो यह आ गया हमारे पास में 12 Na एटम। समझ गए बात को, कितने एटम हो गए, 12 Na एटम। तो यहाँ देखो 12 Na एटम। ठीक है, अब हमसे पूछा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन एटम की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है, एक यूरिया मॉलिक्यूल यदि मेरे पास में है, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक यूरिया मॉलिक्यूल मेरे पास में है NH2CONH2। तो पीछे स्लाइड पे हमने देखा है कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। तो यदि ये 1 मोल हो जाए, 1 मोल यूरिया हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मोल नाइट्रोजन। 2 मोल नाइट्रोजन। और ये बेसिकली दिया हुआ कितना है, 1.5 मोल यूरिया। तो 1.5 मोल यूरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 मोल नाइट्रोजन। तो बेसिकली कितना हो गया, 3 मोल नाइट्रोजन। और 3 मोल को क्या लिख सकते हैं हम, 3 Na नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एटम कितने हो गए, 3 Na हो गए। इसी को वही दूसरे तरीके से करें। एक सेकेंड, हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से करें तो देखो, यदि एक यूरिया मेरे पास में है तो उसमें है 2 नाइट्रोजन, तो Na यूरिया हो जाएंगे तो कितने नाइट्रोजन होंगे जाएंगे, 2 Na नाइट्रोजन। और बेसिकली है कितने मेरे पास में, 1 यूरिया, 1.5 Na यूरिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 Na नाइट्रोजन। तो ये आ गया हमारे पास में 3 Na नाइट्रोजन। कितना आ गया, 3 Na नाइट्रोजन। तो ये हमने बेसिक सिंपल कैलकुलेशन की है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन करी है। और इस सिंपल कैलकुलेशन की हेल्प से यदि हमें मोल गिवन है, अगर मोल गिवन है तो हम मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी नंबर के एटम कैलकुलेट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि हमें गिवन है तो यूज़ किया ना हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से ही तो कैलकुलेट किया है। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन है तो हम मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस पार्टिकल की हेल्प से अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, हाँ या ना बेटा? तो आगे चलते हैं, देखो आगे हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ, आगे जो अपना नया टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो इसमें बात करते हैं हम। देखो सबसे पहले हम बात करें तो हमारा जो भी एटम है उस एटम के बारे में बात करें तो एटम जो होगा हमारे पास में उसमें न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगी, सेल होंगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस में हमारे पास में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी बेसिकली न्यूक्लियस का जो मास है या एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस की वजह से है, और न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जो आउटर सेल्स होती हैं इनमें चक्कर लगाते हैं, इनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एटम का जो भी मास है वो है न्यूक्लियस की वजह से, और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है हमारे पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, तो देखो हम यहाँ पर इसको शुरुआत करने से पहले हम समझेंगे कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी एटम यदि हमारे पास में है तो उस एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स जेड ए और या एक्स जेड ए। ठीक है, एक्स जेड ए या एक्स जेड ए। ये ए पीछे भी हो सकता है और ये ए आगे भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो ये पीछे भी हो सकता है, ये आगे भी हो सकता है। अब देखो आगे चले, यहाँ पर जो जेड है
वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को, या इसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, या इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ बेटा, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो जेड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एटॉमिक नंबर से, और इसी को बोलते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी। इसी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी। ठीक है। ऐसे ही ये जो ए है, या ऐसे समझ लो ये जो एक्स है, ये एक्स वो एलिमेंट है, वो एटम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। समझ में आएगा नहीं? और यहाँ पर ए जो है, इस ए को बोलते हैं हम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इसी का दूसरा नाम है मास नंबर, मास नंबर। इसी का तीसरा नाम है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। इसी का ही अगला नाम है नंबर ऑफ न्यूक्लियन। इसी का अगला नाम क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो कोई भी एटम यदि हमारे पास में है ना बेटा, तो हम उसको इससे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका नोटेशन ऐसे होगा, जिसमें जेड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक नंबर को या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ए जो है उसके ये चार नाम है, चारों नाम आपको याद रखने हैं, और ये बीच वाला जो है वो एटम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, सोडियम है हमारे पास में, सोडियम है, तो सोडियम को हम ऐसे लिखेंगे, सोडियम Na1123, या इसको हम लिखेंगे सोडियम 1123। ये दोनों तरीके सेम ही हैं। ए जो है वो आगे भी लिखा हुआ हो सकता है, और ये जो ए है वो पीछे भी लिखा हुआ हो सकता है। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब आगे चलें बेटा, आगे चलें तो कुछ पहले फिक्स नंबर हैं, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ, इसको तो यहीं बंद कर देते हैं। ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ डाटा है जो अपने को याद रखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, ये होता है हमारे पास में 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। ऐसे ही यदि मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन Mp वो होगा हमारे पास में 1.6 टू 1.6 इंटू 10 की पावर 20 सॉरी 10 की पावर माइनस का 24 kg। एक सेकेंड, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 kg। यदि मैं मास प्रोटॉन की बात करूं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ सॉरी न्यूट्रॉन, m न्यूट्रॉन, वो बराबर होगा लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के। और यदि इन दोनों में ही तुलना करने के लिए बोला जाए, तो इन दोनों की तुलना में मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। अब ये कईयों को ये डाउट रहता है कि सर यहाँ बराबर बोल दिया, यहाँ बड़ा भी बोल दिया। तो देखो बेटा, जब हम इस मास को लिखते हैं तो तीसरी या चौथी डिजिट पे जाकर के इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जो डेसिमल है उस डेसिमल के तीसरी या चौथी जो पॉइंट है, डेसिमल नंबर है, उस पर जाकर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जबकि हम कैलकुलेशन में है जो डेसिमल के
डेसिमल के बाद में या तो 1 नंबर तक या 2 नंबर तक ही कैलकुलेशन में कंसिडर करते हैं, इसलिए हम इन नाइट्रोजन सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सिमिलर कंसिडर करते हैं। अगर इन दोनों में ही कंपैरिजन पूछ लिया जाए हमसे, तो हम बात करेंगे कि वो क्या है, नाइट्रोजन का मास जो है वो किससे ज़्यादा है, प्रोटॉन के मास से ज़्यादा है। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आ रही है। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं और आप इसको पोज करके भी ही देख सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आई? तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, और किस प्रकार से हम इनको एक सेकेंड, ठीक है, तो किस प्रकार से हम प्रोटॉन की कैलकुलेशन करेंगे, किस प्रकार से न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करेंगे, किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो आप इन लेक्चर्स का है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ बेटा, ये आपको फ्री में मिल रहे हैं, कोई चार्ज वार्ज कुछ नहीं है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताओ। और ये इतनी गारंटी है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे ना तो आपकी केमिस्ट्री में अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं। अब इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, वो हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें बात करेंगे। समझ में आई बात? इन लेक्चर्स का आप भी फ़ायदा उठाओ, अपने दोस्तों को भी बताओ, है ना। और ये जो सारे लेक्चर्स हैं वो अपने यूट्यूब चैनल जो रूबीडियम है उस पर आएंगे, सारे के सारे वहाँ पब्लिश होने हैं। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप विजिट ही नहीं करोगे, तो फिर मेरा ये जो लेक्चर्स है बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके आपके लिए ये लेक्चर अपलोड कर पा रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ठीक है बेटा। थैंक यू।